Okay, start. Good morning students. Welcome to Bright Mathematics classes. लास्ट वीडियो में हमने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का सिलेबस डिस्कस किया। उसके बाद हमने हिंदी का गद्यांश स्टार्ट किया। स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम थी। आई होप ये स्लाइड क्लियर है। तो स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने 4 गद्यांश पढ़ा के वो वीडियो स्टॉप कर दिया। अब हम यहाँ पढ़ेंगे गद्यांश नंबर 5 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है, इसका पता हमें लगाना चाहिए और वहीं से उसे ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। स्रोत वहीं हो सकता है जहाँ से हमारा जीवन प्रारंभ होता है, और वो है हमारा घर। हमारे घर की इस समय बड़ी दुर्व्यवस्था है। अवश्य ही आप लोगों को अपने घर से असंतोष होगा। असंतोष इसी कारण हो सकता है कि अपने घर से कुछ दोष आप पाते हैं, परंतु दोष की कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर भी तो है। ऐसी स्थिति में आपका कर्तव्य है कि आप इन दोषों को दूर करने का यत्न करें। सबके भावों का आदर करते हुए आपको ऐसा प्रयास करना होगा कि आपके कारण किसी दूसरे को कष्ट ना हो। इससे घर की शांति और सौहार्द की वृद्धि होगी। आजकल की सबसे विचित्र बात यह है कि कोई अपने को दोष नहीं देता, सब कोई दूसरे को दोष देते हैं। आज के संसार में आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आगे का भारत वैसा ही होगा जैसा आप लोग अपने जीवन से उसे बनाएंगे। यदि आप अपना काम ठीक तरह से करते हैं तो आप सब देशभक्त हैं, और यदि आप अपने काम के प्रति उदासीन हैं तो आप वास्तव में देशद्रोही हैं। गद्यांश यहीं पर समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप पढ़ाई कीजिए। आज आप पढ़ाई करेंगे, कल को आप कुछ बन जाएंगे, तो अल्टीमेटली आप देश को ही सपोर्ट करेंगे किसी भी तरह से। ओके, यहाँ भी वही लिखा है। ये बुक बिल्कुल ये ग्रेजुएशन के बाद के लिए है। ओके, ये बीएड, हाँ, किसी ने पूछा था कि मैं किस बुक से पढ़ा रही हूँ, तो मैं बता दूँ, ये जनरल बुक है। ओके, हर तरह के जनरल कंपटीशन में जिसमें भी हिंदी पूछता है, फिर चाहे वो आपका बीएड हो या बिहार लेवल का कोई सा भी एग्ज़ाम हो ग्रेजुएशन के बाद वाला, ये उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इसमें बीएड का भी कंप्लीट सिलेबस है, और बीएड के अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम का सिलेबस है। ठीक है, अगर आपको इस बुक की डिटेल चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मैं ये कह रही थी कि ये ग्रेजुएशन के बाद वाली ही बुक है जिसमें बीएड का भी आता है, इसीलिए आपको इस तरह के गद्यांश भी दिए गए हैं जिससे आप समझ सकें, ईजिली अपने लाइफ से रिलेट कर सकें। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात मैं फिर बता दूं, अगर आपको स्लाइड देखने में, समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे तो स्लाइड क्लियर दिखती है, कभी नहीं दिखती है। फ़िलहाल मुझे क्लियर दिख रही है, अगर आपको क्लियर नहीं दिखे तो बता दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इससे पहले स्टूडेंट आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके 2 या 3 बार गद्यांश पढ़ लेना है। ठीक है, पहला क्या है, हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है। ऑप्शन फर्स्ट, घर में। ऑप्शन सेकंड, हमारे जीवन के आरंभ में। ऑप्शन थर्ड, हमारे अंदर। ऑप्शन 4, घर के लोगों के असंतोष में। तो आंसर है घर में। ओके, हमने गद्यांश में पढ़ा है। अब है क्वेश्चन सेकंड, घर में शांति एवं सौहार्द की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है। पहला, घर के दोषों को दूर करें। दूसरा, दूसरों की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कहें। थर्ड, अपने दोषों को दूर करने का यत्न करें। और फोर्थ, देशभक्ति करें। तो आंसर हो जाएगा ग, अपने दोषों को दूर करने का यत्न करें। ठीक है, क्योंकि दूसरे के दोष तो हम वैसे भी दूर नहीं कर सकते हैं, अपने ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ना, अपने ही अंदर जो कमी है, जो दोष है, उसे दूर कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन थर्ड, देशद्रोही कौन है। पहला, जो देश से द्रोह करे। दूसरा, जो अपने घर से असंतुष्ट है। तीसरा, जो दूसरों को दोष देता है। चौथा, जो अपने काम के प्रति उदासीन है। तो आंसर होगा जो अपने काम के प्रति उदासीन है, यानी अपने काम पर ध्यान नहीं देता है, वो असल में देशद्रोही है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग सोचिए, आप लोगों को अच्छे से पढ़कर देशभक्त बनना है या पढ़ाई लिखाई छोड़कर टाइम पास करके
अपनी भी लाइफ ख़राब करनी है और आप देश को कुछ सपोर्ट भी नहीं कर सकोगे। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 4। देशभक्त सामासिक शब्द का सही विग्रह है। पहला, देश में भक्त। दूसरा, देश का भक्त। तीसरा, देश की भक्ति। चौथा, देश के लिए भक्त। आंसर है देश का भक्त। ओके, देशभक्त यानी देश का भक्त। जब आप समास पढ़ेंगे तो इसे समझ जाएंगे, फिलहाल तो ऐसे ही पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, स्रोत का अर्थ क्या है? ऑप्शन फर्स्ट कारण, ऑप्शन सेकंड जिम्मेदारी, ऑप्शन थर्ड आरंभ और ऑप्शन 4 वृद्धि। तो आंसर हो जाएगा आरंभ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आपको आंसर दिया गया है। स्टूडेंट्स, ये 5 गद्यांश जो अभी तक हमने पढ़े ये थे एग्जाम्पल्स के गद्यांश। ओके, अब हमारा आता है अभ्यास प्रश्न। चलिए फिलहाल नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। ओके, चलिए ये कंप्लीट हुआ। ओके, स्लाइड क्लियर है? आई होप क्लियर होगी। अगर स्लाइड क्लियर नहीं है तो बता दीजिएगा। चलिए हमें क्या करना है, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, हमने 5 एग्जाम्पल से किए हैं। अब ये हमारा एक्सरसाइज है। ओके, एक्सरसाइज से हम लोग 5 गद्यांश करेंगे और बाकी गद्यांश मैं आपको सीधे वीडियो में दिखा दूंगी। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर खुद से सॉल्व कर लीजिएगा और आपको टेलीग्राम पर लिंक भी मिल जाएगी। चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का पद मिलना चाहिए, यह नारा अब बिन मौसम का नारा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना नहीं है, वो राष्ट्रभाषा है। आज वो भारत की प्रमुख राजभाषा है। अंग्रेजी का स्थान उसके सामने गौण है। इसी प्रकार जो हिंदी प्रेमी अति उत्साह या क्रोध में आकर ये कह बैठते हैं कि अरे मैं हिंदी के लिए रक्त दूंगा, वे भी बिना मौसम की बात कर रहे हैं। हिंदी अब रक्त लेकर क्या करेगी? अब तो उसे पैसे और पसीने की ज़रूरत है। पैसे उनके लिए चाहिए जिनके लिए हिंदी की किताबें और अखबार निकलते हैं, और पसीना उनका चाहिए जो हिंदी के लेखक, कवि और पत्रकार हैं और जिन पर यह जिम्मा है कि वे विश्वविद्यालय स्तर की सारी पढ़ाई हिंदी के माध्यम से करें। ये तो मुसीबत हो गई स्टूडेंट्स। हम लोग हिंदी में पढ़ाई कैसे करेंगे? हमने तो इंग्लिश में पढ़ाई की है। खैर, अब अभ्यास प्रश्न है तो चलिए सॉल्व करते हैं। कहाँ गए? विश्वविद्यालय स्तर की सारी पढ़ाई हिंदी के माध्यम से करें और शीघ्र ही हिंदी को विद्या की ऐसी भाषा बना दें कि उसके ज़रिए भारतवासियों के मस्तिष्क का चरम विकास हो सके। पसीना आज उनका भी चाहिए जो हिंदी जानते हैं और केंद्रीय या प्रांतीय दफ्तर सरकारों के दफ्तरों में काम कर रहे हैं। अब उन्हें पूरी छूट है कि वे केंद्रीय शासन के अधीन होने पर भी यदि चाहें तो हिंदी में काम कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता मिल जाने पर भी यदि वे हिंदी में काम करने से मुकरते हैं तो उनकी देशभक्ति की भावना अधूरी है। स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने CBSE से पूरी पढ़ाई की, हमें इंग्लिश काफ़ी अच्छी आती है, हमें हिंदी भी आती है क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, हिंदी तो हमें आएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किसी के सामने भी ये बात बोलते हैं, अरे हमारी हिंदी तो वीक है, हमारी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। हमें क्या लगता है, ये बोलकर हम अपना सम्मान बढ़ा रहे हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी इंग्लिश अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, आपकी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारी हिंदी ख़राब है या हमने कह दिया कि हमारी हिंदी ख़राब है, वीक है, तो ये कोई सम्मान की बात नहीं है, बल्कि ये डूब के मर जाने वाली बात है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, सरकारी दफ्तरों में कार्य करने वाले अपनी देशभक्ति का परिचय किस प्रकार दे सकते हैं? फर्स्ट है, यह नारा लगाकर कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद मिलना चाहिए। सेकंड, हिंदी में काम करके। थर्ड, हिंदी के लिए अपना रक्त देकर। एंड फोर्थ, अपना पैसा और पसीना बहाकर। तो आंसर हो जाएगा ख, हिंदी में काम करके। ओके, क्योंकि सपोर्ट इसी तरह से मिलेगा। ओके, अब स्टूडेंट्स, मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ, मैं हिंदी ही पढ़ा रही हूँ, इसलिए हिंदी में। तो आप लोग ये मत सोचिएगा मैं इंग्लिश विरोधी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद शुरू से आखिर तक CBSE से पढ़ाई की है। देन आफ्टर मैंने ग्रेजुएशन में सब कुछ इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है। लेकिन उसके बावजूद मैं और मेरा इंग्लिश काफ़ी अच्छा है, उसके बावजूद मैं गर्व से कह रही हूँ मेरी हिंदी भी काफ़ी अच्छी है। ओके, और इसमें कोई ख़राब लगने वाली या शर्म महसूस होने वाली बात नहीं है। हम लोग इंडियंस हैं तो हमारी हिंदी अच्छी होना ये काफ़ी ज़रूरी है। ओके, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन सांस लेना ज़रूरी है, वैसे ही हमारी हिंदी अच्छी होना भी ज़रूरी है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी और
हिंदी को पैसे और पसीने की ज़रूरत है से तात्पर्य है। हिंदी को मेहनत से धनवान बनाना है। ख, धन और मेहनत से हिंदी का विकास करना है। थर्ड, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अपना पसीना बहाना होगा। एंड फोर्थ, हिंदी को अंग्रेज़ी के पसीने और पैसे की ज़रूरत है। तो आंसर होगा ख, धन और मेहनत से हिंदी का विकास करना। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में इस एक्सरसाइज के साथ, इस क्वेश्चन के साथ 2 ही क्वेश्चन थे इस गद्यांश के साथ। ओके, 2 नहीं आई थिंक थे, लेकिन कट गए हैं स्लाइड में, तो छोड़ते हैं उसे और सेकंड पर चलते हैं। हाँ, लेकिन जब हिंदी की बात हुई है तो मैं एक बात कह दूँ, जिसका सजेशन था हिंदी बनाने का, एटलीस्ट मेरी 2-3 फ्रेंड्स की तरफ से सजेशन था, तो उन्हें मैं थैंक यू कहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से मैंने आई थिंक 10th के बाद मैंने हिंदी, 10th तो नहीं, मैंने 12th में भी मेरा हिंदी था आई थिंक 50 मार्क्स का। तो मैं क्या ही बोलूँ, समझिए 4-5 साल के बाद मैंने हिंदी पढ़ी है, तो उन सब का थैंक यू। आइए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, गद्यांश 2 पर। मानव जीवन, ओके स्लाइड, मानव जीवन में कितनी संभावनाएं छिपी है, इसकी कोई सीमा नहीं है। पशु से लेकर देवत्व तक की सारी सीढ़ियां मानवीय चोले में से होकर गुजरती हैं। शर्त एक ही है, उसके लिए चुनौती चाहिए। बिना चुनौती के वे सारी संभावनाएं सोई रहती हैं। संसार में जितने भी पैगंबर या अवतार हुए हैं, वे सब अपने अपने समय की चुनौतियों के उत्तर हैं। हर एक युग की अपनी चुनौतियाँ होती हैं। जन सामान्य उन चुनौतियों को ना तो पहचान पाता है, ना उनका सामना करने का सामर्थ्य जुटा पाता है। पर जो तेजस्वी पुरुष उन चुनौतियों को पहचान कर उनका उत्तर देने के लिए मैदान में कूद पड़ता है, लोग उसे महापुरुष कहकर स्वयं उसका अनुगमन करने को तैयार हो जाते हैं। संसार में ज्ञान विज्ञान की जितनी भी उन्नति हुई है, उन सब के मूल में भी वही चुनौतियों वाली बात है। मनुष्य के मन में कुछ प्रश्न पैदा होते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। फिर कुछ नए प्रश्न पैदा होते हैं, वो फिर उनका उत्तर देने का प्रयत्न करता है, और यूँ ज्ञान विज्ञान की दृष्टि में मानव कोश में वृद्धि होती चली जाती है। हमारा गद्यांश होता है फिनिश। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इस गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ना है और फिर क्वेश्चन पर आना है। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव जीवन में चुनौतियों का क्या महत्व है? ऑप्शन फर्स्ट, संभावनाएं वास्तविकता में परिणत होती हैं। सेकंड, प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। थर्ड, ज्ञान विज्ञान की उन्नति होती है। फोर्थ, महापुरुष पैदा होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, मानव जीवन में चुनौतियों का क्या महत्व है? तो आंसर होगा संभावनाएं वास्तविकता में परिणत हो जाती है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सामान्य मनुष्य तेजस्वी क्यों नहीं बन पाता? ऑप्शन फर्स्ट, उत्तर नहीं आते। सेकंड, चुनौतियों को पहचान नहीं पाता। थर्ड, अनुगमन नहीं कर पाता। फोर्थ, बुद्धिहीन होता है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ 4th लाइन में देखिए, ओके सॉरी 3rd लाइन के लास्ट से देखिए। हर एक युग की अपनी चुनौतियाँ होती है। जन सामान्य उन चुनौतियों को ना तो पहचान पाता है, ना ही उनका सामना करने का सामर्थ्य जुटा पाता है। ओके, तो यही हो जाएगा, सामान्य मनुष्य तेजस्वी क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि चुनौतियों को पहचान नहीं पाता। ओके, अब चलिए क्वेश्चन 3rd पर। ज्ञान विज्ञान में उन्नति किस प्रकार होती है? पहला, चुनौतियों का सामना करके। दूसरा, प्रश्नों का उत्तर खोजकर। तीसरा, संभावनाओं को पहचान कर। एंड फोर्थ, अनुगमन करके। तो ऑप्शन फर्स्ट होगा इसका आंसर। ज्ञान विज्ञान में उन्नति किस प्रकार होती है? तो चुनौतियों का सामना करके उन्नति होती है। ठीक है, अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में चुनौतियों का सामना करेंगे, चैलेंजेस को पूरा करेंगे, तो हम भी उन्नति के रास्ते पर अग्रसर होते चले जाएंगे। अब आइए क्वेश्चन 4 पर। मानवीय चोले से क्या अभिप्राय है? पहला, मनुष्य के वस्त्र। दूसरा, मनुष्य के गुण। तीसरा, मानव शरीर। चौथा, मानवीय मूल्य और आदर्श। तो आंसर होगा मानवीय मूल और आदर्श। मूल और आदर्श। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रस्तुत गद्यांश का
उपयुक्त शीर्षक है। इस गद्यांश का हमें शीर्षक भी देना होता है। तो शीर्षक क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है सामान्य जन और महापुरुष, ऑप्शन सेकंड है संभावनाएं, ऑप्शन थर्ड है ज्ञान विज्ञान की उन्नति, और ऑप्शन फोर्थ है मानव जीवन में चुनौतियों का महत्व। तो आंसर हो जाएगा मानव जीवन में चुनौतियों का महत्व। ये स्लाइड फिनिश होता है। आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ओके। आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए अब आते हैं गद्यांश थर्ड पर। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी लड़ने मरने, खून बहाने एवं तोप तलवारों के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गुण तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा के विरक्त हो जाने से होती है। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। एक नया पल भी वीरता का एक विशेष रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब भी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। वीरों के बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार की वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं। बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। वीर पुरुष का दिल सबका दिल होता है और उसका मन सबका मन होता है। उसके विचार सभी के विचार होते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प। स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर वीडियो रोककर इतना स्लाइड दोबारा पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, ओके। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा? उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में पहुँचो, तब नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। आपको क्या करना है? वीडियो पॉज करना है और कम से कम 2 से 3 बार गद्यांश को पढ़ना है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वीर लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वाक्य में बांधने से क्या अभिप्राय है? ओके, हमने पढ़ा कि वीर लोग क्या करते हैं? लोगों को हमेशा के लिए अपने आप से बांध लेते हैं। अब कैसे बांधते हैं? रस्सी से तो बांधते नहीं होंगे। तो यहाँ पर बांधने का क्या अभिप्राय है, यानी क्या मतलब है, वो देखिए। पहला है अपना बनाना, दूसरा है मजबूती से कसना, तीसरा है उन्मुक्त करना और चौथा है गांठ लगाना। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अपना बनाना, ओके। वीर लोग अपने अच्छे अच्छे काम से क्या करते हैं? हम सबका दिल जीत लेते हैं, हम सबको बांध लेते हैं, मतलब उनके विचार हमारे विचार हो जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा अपना बनाना। अब है सेकंड, वीरता की अभिव्यक्ति नहीं होती। कैसे नहीं होती? युद्ध क्षेत्र में शत्रु का मुकाबला करने में, या सेकंड जीवन के गुण तत्व और सत्य की तलाश में, थर्ड खून बहाने में, और फोर्थ सांसारिक वैभव को प्राप्त करने में। तो स्टूडेंट, हमने पिछली स्लाइड में देखा, हमने पढ़ा ये गद्यांश। तो वीरता की अभिव्यक्ति कैसे होती है? युद्ध क्षेत्र में भी होती है, जीवन के गुण तत्व और सत्य की तलाश में भी होती है, और युद्ध क्षेत्र में खून बहाने में भी होती है। इन तीनों चीज़ों में वीरता की अभिव्यक्ति होती है। तो आंसर हो जाएगा लास्ट, क्योंकि हमें बताना है वीरता की अभिव्यक्ति नहीं होती। लास्ट है सांसारिक वैभव को प्राप्त करने में वीरता की कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है, ओके। क्योंकि वो तो आप अपने लिए कर रहे हो, तो वीरता कैसे हुई, ओके। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, वीर कैसे उत्पन्न होते हैं? पहला ऑप्शन, वीर कारखाने में बनाए जाते हैं। सेकंड, विशेष ढंग से पालन पोषण करने से बन जाते हैं। ऑप्शन थर्ड, जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं। और ऑप्शन फोर्थ है, विशेष शिक्षा दीक्षा से बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। पहला है वीर कारखाने में बनाए जाते हैं, लेकिन हमें तो पता है वीर कारखाने में तो नहीं बनाए जाते, वीर कोई प्रोडक्ट थोड़ी है। दूसरा है विशेष ढंग से पालन पोषण करने से बन जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये भी गलत है, क्योंकि विशेष ढंग से तो हमारा भी पालन पोषण हुआ है ना, आप सबका भी हुआ, हाँ, लेकिन हम लोग वीर कहाँ बने, ओके। थर्ड है जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं, यही होगा इसका आंसर, ओके। और लास्ट है विशेष शिक्षा दीक्षा से बन जाते हैं, ये भी गलत है। आंसर होगा ऑप्शन सी,
जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं। ओके, वो उनकी सिर्फ खुद की मेहनत होती है जब वो वीर बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है वीर पुरुष बहुत बहुत सदियों के बाद जन्म लेते हैं, हमारे जैसे लोग थोड़ी होते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन 4, वीर पुरुष के विचार, संकल्प तथा मन की विशेषता होती है। पहला, उसके विचार संकल्प स्वार्थ से ओतप्रोत होते हैं। सेकंड, उसके मन में सबके प्रति प्रेम व परहित की भावना होती है। थर्ड, वो दुनिया को अपने पीछे चलाने की कला जानता है। या फोर्थ, उसके विचार संकल्प तथा मन सबके बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि वीर पुरुष इतने ज़्यादा वीर और महान होते हैं कि वो जो सोचते हैं, वो जो चाहते हैं, उनकी जो भी इच्छा होती है वो सभी लोग मान लेते हैं, उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं, क्योंकि इसी को तो वीरता कहते हैं, है ना। चलिए अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, वीरता का संदेश नहीं है। कौन सा संदेश नहीं है वीरता का? पहला, जीवन के केंद्र में निवास करने वाला। ये तो है संदेश, क्योंकि अपने जीवन के केंद्र में निवास करना, अपनी सच्चाई को, अपनी हकीकत को जानना और उसे एक्सेप्ट करना, यही हुआ जीवन के केंद्र में निवास करना। अगर आप ऐसा भी कर पाते हो तो एक तरह से थोड़े बहुत वीर आप भी बन जाओगे। सेकंड है, सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े होने का, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, हम सच से नहीं हटेंगे। ऑप्शन थर्ड है, जीवन के अंदर की तहों तक पहुंचने का, ये भी वीरता का संदेश है। तो ऑप्शन लास्ट हो जाएगा हमारा आंसर, विरोधी को समूल उखाड़ फेंकने का। ओके, वीर लोग ये नहीं करते हैं, उनके विरोध में जो है उन्हें उखाड़ कर नहीं फेंकते हैं, बल्कि चुपचाप उन्हें इग्नोर करते हैं। ठीक है, क्योंकि वीर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, वीरों को फ़र्क नहीं पड़ता है कोई उनके विरुद्ध है या उनके सपोर्ट है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, क्योंकि वो सांसारिक चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ चुके होते हैं, हमारी तरह नहीं होते हैं कि अच्छा उसने हमें से देख कर बात नहीं की या उसने मुझे बुरा बोला, तो ये वीर वाले बातें नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग गद्यांश नंबर 4 पर। मुखिया किसे कहते हैं? मुखिया शब्द मुख से निकला है। जिस प्रकार मुख सब अंगों में श्रेष्ठ है और यदि वो काम करना बंद कर दे तो शरीर के सभी अंग निकम्मे हो जाएंगे, उसी प्रकार मुखिया भी एक पूज्य, सदाचारी, श्रेष्ठ, सज्जन पुरुष है। मुख के 2 कार्य हैं, खाना और बोलना। खाने और बोलने का एक समान द्वार है। सच्चा मुखिया वही है जो सोच विचार करके बोले और किसी का पैसा भी ना खाए। बुद्धिमान मनुष्य वो है जिसका मुख दिल में हो, अर्थात सोचकर बोले। मूर्ख वो है जिसका दिल मुख में हो, अर्थात जो उसके मुख में आए वो कह दे। आप भी अगर शुभ संकल्प मन में धारण करोगे और अशुभ वचन मुंह से न निकालोगे, सोच समझकर चलोगे तो पौ 12 हैं। आपसे स्वयं ही शुभ कार्य होते रहेंगे, फिर तो आपका बाल भी बांका ना होगा, जिधर जाओगे उधर आपका यश होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इस गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुखिया कौन है? देखिए स्टूडेंट, टिक नहीं लगाया बट मैं आपको बता दूंगी। पहला ऑप्शन, जो मुख से निकला हो। सेकंड, जो सज्जन पुरुष हो। थर्ड, जो शुभ संकल्प धारण करे, अशुभ वचन मुख से न निकले, सब उसका अनुसरण करे। ठीक है, और लास्ट है, जिसकी पौ 12 हो। स्टूडेंट आपको शो हो रहा है आपको गद्यांश, आप पढ़िए, लाइन नंबर 3 में आइए। सच्चा मुखिया वही है जो सोच विचार कर बोले, किसी का पैसा ना खाए। ओके, किसी का पैसा भी ना खाए। बुद्धिमान मनुष्य वो है जिसका कहाँ गया? बुद्धिमान मनुष्य वो है जिसका मुख दिल में हो, अर्थात सोच समझ कर बोले। मूर्ख वो है जिसका दिल मुख में हो और अर्थात वो जो उसके मुख में आए वो कह दे। अगर आप शुभ संकल्प मन में धारण करोगे और अशुभ वचन मुख से ना निकालोगे, सोच समझ कर चलोगे तो पौ 12 है। आपसे स्वयं ही शुभ कार्य होते रहेंगे, फिर तो आपका बाल भी बांका ना होगा, जिधर जाओगे आपका यश होगा। ठीक है, बहरहाल ये आंसर नहीं है। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए आप सेकंड लाइन देखिए, सेकंड लाइन, मुखिया भी एक पूज्य, सदाचारी, श्रेष्ठ, सज्जन पुरुष है।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा जो सज्जन पुरुष हो। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने कहा था गद्यांश को 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िएगा। देखिए मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आपको भी होगा। ओके हाँ, लेकिन इसका आंसर श्योर है, ख है, जो सज्जन पुरुष हो। ओके मैंने एक बार पढ़ा था इसलिए थोड़ा डाउट लगा, जब मैंने रुक कर 2 बार पढ़ा तो मैं समझ गई, इसलिए आपसे कहा है कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िएगा। ओके अब आइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 पर, मूर्ख कौन है। तो अभी हमने पढ़ा है ऊपर, देखिए मूर्ख कौन है। मूर्ख वो है जिसका दिल मुख में हो, अर्थात जो मुख में आए वो कह दे। तो देखिए पहला ही ऑप्शन है, जो मुख में आए कह देने वाला, उसे ही हम मूर्ख कहते हैं, इसीलिए हमें कहा जाता है सोच समझ कर बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल भी बांका न होना का अर्थ है कुछ भी न बिगड़ना, सेकंड एक बाल भी ना टूटना, थर्ड किसी की आपको कुछ कहने की हिम्मत ना होना, एंड फोर्थ है देशभक्त। तो आंसर होगा कुछ भी न बिगड़ना। हमने यहाँ पर पढ़ा है, देखिए लास्ट में, आपसे स्वयं ही शुभ कार्य होते रहेंगे फिर तो आपका बाल भी बांका ना होगा। यानी आप अगर सज्जन पुरुष बन जाओगे, शुभ संकल्प मन में लोगे, जो भी मुख में आएगा किसी को ना बोलोगे, सोच समझ कर बोलोगे, अच्छे से चलोगे, तो आपका बाल भी बांका ना होगा, यानी कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में आया एक अन्य मुहावरा है, एक समान द्वारा, सच्चा मुखिया, अशुभ वचन मुख से ना निकलना, और लास्ट है पौ 12 होना। तो स्टूडेंट्स ये पौ 12 होना ये भी एक मुहावरा है और ये गद्यांश में आया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। प्रस्तुत गद्यांश का हमें उचित शीर्षक बताना है। पहला है मुख और मुखिया, दूसरा है सच्चा मुखिया, तीसरा है बुद्धिमान और मूर्ख, और लास्ट है सब अंगों में श्रेष्ठ मुख। आंसर हो जाएगा सच्चा मुखिया। ओके इस टॉपिक का इस गद्यांश का शीर्षक सच्चा मुखिया, ये सबसे उचित शीर्षक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 के बाद मैं चलिए आपको क्वेश्चन 6 नहीं छोड़िए, मैं आपको क्वेश्चन 5 तक ही कराऊंगी। इसके आगे आपको PDF मिल जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ पे वीडियो दिखा दिया जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और PDF मिल जाएगा। ठीक है, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, वो आपको प्रैक्टिस के लिए रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चलिए हम रीडिंग करते हैं। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रकोप महानगरों पर हुआ है। इसका कारण है बढ़ता हुआ औद्योगिकरण। गत 20 वर्षों में भारत के प्रत्येक नगर में कारखानों की जितनी तेज़ी से वृद्धि हुई है, उससे वायुमंडल पर बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इन कारखानों की चिमनियों से 24 घंटे निकलने वाले धुएं ने सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया है। इसके अलावा सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या में जितनी तेज़ी से वृद्धि भी वायु प्रदूषण के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। इन वाहनों के धुएं से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण आज न जाने कितने प्रकार की सांस और फेफड़ों की बीमारियां आम बात हो गई हैं। इधर बढ़ती हुई जनसंख्या लोगों का काम की तलाश में गांव से शहरों की ओर भागना भी वायु प्रदूषण के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। शहरों की बढ़ती जनसंख्या के लिए आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वृक्षों और वनों को निरंतर काटा जा रहा है। वायु प्रदूषण को बचाने वाले कारणों की हमें खोज करनी चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को पॉज करके 2 से 3 बार इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। वैसे ये काफ़ी इजी है, क्योंकि ये वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन के बारे में है, ये सब तो हमें पता ही होता है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रकोप महानगरों पर ही क्यों हुआ? ऑप्शन फर्स्ट, गांव वालों के शहरों की ओर भागने से, सेकंड वाहनों के धुएं से, थर्ड बढ़ती जनसंख्या से, और फोर्थ औद्योगिकरण से। तो ऑप्शन लास्ट होगा आंसर, औद्योगिकरण से। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा, देखिए फर्स्ट लाइन में है वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रकोप महानगरों पर हुआ है। इसका कारण है बढ़ता हुआ औद्योगिकरण। ओके, ये हो जाएगा आंसर, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण यानी औद्योगिकरण से।
अब है क्वेश्चन नंबर 2, वाहन वायु प्रदूषण में किस प्रकार वृद्धि करते हैं। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ाकर, नेक्स्ट है सांस की बीमारियां फैलाकर, नेक्स्ट है औद्योगिकरण से, और लास्ट है अधिक संख्या में इनके सड़कों पर चलने के कारण। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ाकर। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ, दिख रहा है स्लाइड में। पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए। पहला, औद्योगिकरण समाप्त कर दिया जाए, दूसरा, लोग गांवों में रहें, तीसरा, बचाव के उपाय सोचे जाएं, और चौथा, वाहनों को सड़क से हटा दिया जाए। तो आंसर हो जाएगा बचाव के उपाय सोचे जाएं। ठीक है, अब फोर्थ है उत्तरदायी का अर्थ। पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, आइए। उत्तरदायी अर्थात यानी उत्तरदायी मतलब पहला जिम्मेदार, दूसरा जिससे उत्तर ना देना पड़े, तीसरा जो उत्तर दिशा में जाता हो, और चौथा अनुभवी। तो आंसर हो जाएगा इसका जिम्मेदार। ओके, यानी रिस्पॉन्सिबल। लास्ट है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। पहला, प्रदूषण के कारण, दूसरा, वायु प्रदूषण, थर्ड, वायु प्रदूषण के कारण और निवारण, और लास्ट है निवारण, और लास्ट है हमारा उत्तरदायित्व। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। मैंने पहले भी बताया इसमें वायु प्रदूषण के बारे में हमें पढ़ना है, इसलिए आंसर होगा वायु प्रदूषण। स्टूडेंट्स चलिए आपको क्या करें, 6 आपको दिखा देती हूँ। ओके, ये है हमारा सिक्स्थ गद्यांश। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने ले लिया होगा। आइए, ये भी क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे स्टूडेंट्स टोटल 20 क्वेश्चन हैं। आप कितने का स्क्रीनशॉट लेंगे? मैं क्या करती हूँ ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देती हूँ। आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और आपको पूरी स्लाइड मिल जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपको मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दूँगी। बट मुझे लग रहा है 10 क्वेश्चंस आपको मैंने सॉल्व करवाए, तो अब आगे आपको 15 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। आई होप आपसे हो जाएगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो मुझे बताइएगा, मैं वीडियो बना दूँगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसलिए आप प्रैक्टिस करेंगे। फ़िलहाल आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चौथा काम, आप लोग टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, PDF उठाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।